अच्छा, धरती के भीतर दो तरीके का जल होता है। कितने तरीके का जल होता है? दो तरीके का। गए हो भीतर कभी? मतलब धरती के भीतर दो तरीके का जल होता है। धरती के भीतर रूट नहीं बोले, जड़ नहीं बोले, ल बोले, ल। कितने तरीके का जल होता है? दो तरीके का। ठीक है, एक को कहते हैं गुरुत्वीय जल। क्या नाम है? यानी ग्रेविटेशनल वाटर, है ना। और दूसरा होता है कैपिलरी वाटर, केशिकीय जल। जैसे ये धरती है ना, तो यहाँ पर जो जल है, रिजर्वायर यहाँ जो है, यह है गुरुत्वीय जल। यानी धरती के अंदर जो पानी गया गुरुत्वीय फोर्स से वो नीचे जाके जमा हो गया, जो कि हम लोग ट्यूबवेल वगैरह डालते हैं तो इस जल को निकालते हैं। लेकिन पौधा इस जल से अपना वृद्धि नहीं कर सकता है। पौधे के लिए यह जल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत रेयर पौधे हैं कुछ जो इस जल तक भी पहुंच जाते हैं। जैसे यूकेलिप्टस वगैरह का पौधा का जड़ काफ़ी नीचे तक जाता है, भूमिगत जल को समाप्त कर देता है। जबकि बाकी पौधे भूमिगत जल पर अपना आश्रित नहीं होते हैं, वो किस पर होते हैं? केशिकीय जल पर। यानी कि इसके अंदर भी एक जो ह्यूमिडिटी होती है पानी के चलते, उसी पानी को अवशोषित करके वो काम कर लेते हैं। तो ये ऐसा सवाल यदि पूछ दे कि पौधे के लिए कौन सा जल उपयोगी है, तो नॉर्मली आप लोगों को लगता है कि यह जल ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए इसको तो दिमाग में बिठा लीजिएगा। पौधे जो है ग्रेविटेशनल वाटर को यूज़ नहीं करते हैं। वह जो मिट्टी के अलग अलग कणों के बीच में जो ह्यूमिडिटी होती है और जो उसमें जो जल होता है, उन छिद्रों में जो जल होता है, उस जल का प्रयोग पौधे करते हैं अपनी वृद्धि के लिए। क्लियर है? उस जल को गुरुत्वीय जल बोलते हैं। गुरुत्वीय जल हो गया नीचे वाला, और ऊपर वाला केशिकीय जल। कैपिलरी वाटर इंग्लिश में, और ग्रेविटेशनल वाटर उसको भी इंग्लिश में। यानी गुरुत्वीय जल ग्रेविटेशनल वाटर, और केशिकीय जल कैपिलरी वाटर। अब एक वर्ड इसी में और आता है, उसको कहते हैं रसारोहण। आसान है कि मुश्किल है? हिंदी यदि समझने में आए तो ज़्यादा आसान है। रस जोड़ आरोहण, दो वर्ड से मिलकर बना है रसारोहण। क्या है? रसारोहण। तो अब इसमें रस है और उधर आरोहण है। आरोहण मतलब चढ़ना, और रस मतलब कोई लिक्विड पार्ट, कोई लिक्विड चीज, यानी जल ही पकड़ लीजिए। सबसे बड़ा रस क्या है? जल है। तो जल का ऊपर की ओर जाना ही कहलाता है रसारोहण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नहीं, एसेंट ऑफ द सैप, इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ द सैप। हाँ, ASCENT, एसेंट ऑफ द सैप। पौधा का रहता है, यानी जो इसमें हम बताएं ना कि यहाँ पे जो मिट्टी का कण है मान लीजिए, और इसमें जल है कहीं ना कहीं, है ना, और यहाँ कोई पौधा है। अब इस जल का ऐसे ऐसे करके इसके अलग अलग भागों तक पहुँचना ही रसारोहण कहलाता है। बात समझ आ गई? यानी मिट्टी के कण से कैपिलरी एक्शन से जड़ तक, और जड़ से पौधे के अन्य भागों तक पानी का पहुंचना क्या कहलाएगा? रसारोहण। एंड दैट विल बी कॉल्ड एसेंट ऑफ द सैप। क्लियर है? एक और वर्ड आता है पौधे के संदर्भ में, वाष्पोत्सर्जन, इवोपरेशन। आप इवोपरेशन तो समझते ही हैं, लेकिन पौधे में इवोपरेशन क्या होता है? इवोपरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। यह क्या होता है तो बताइए? बोलने से तो कुछ ज्ञान बढ़ता ही नहीं। पत्ती के माध्यम से वायवीय जल, यानी जो उसके अंदर, जैसे पौधे के अंदर में वैक्यूल्स होते हैं जिसको वायवीय क्षेत्र कहते हैं, वहाँ से पानी का बाहर निकलना वाष्प बनकर, ये क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। लिखिए, पौधों के वायवीय भाग से, वायवीय लिख लीजिएगा, वायवीय, उच्चारण करना मुश्किल है तो लिखना तो आसान है। वायवीय भाग से पानी का वाष्प के रूप में बाहर निकलना
वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और तुम जो कर रहे थे ना वो कहलाता है वेपोराइजेशन। क्या है वो? ऐसे पौधा का किसी ऐसे कटा फटा भाग से, किसी पॉइंट से पानी रूप में नहीं निकलता रहता बाहर। तो इन चीज़ों को ध्यान से समझिए, इसीलिए इतना डिटेल देखिए। इस बार हर चीज़ को बहुत डीप पढ़ा रहा है, इसलिए पढ़ा रहा है कि आपको एकदम वहाँ पर दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन बता दिए। अब आया इवोपोरेशन यानी बिंदु स्राव, इसको बोलते हैं बिंदु स्राव, वेपोराइजेशन को। वाष्पीकरण हो गया इवोपोरेशन। सर फिर से सुनो पूरा बात। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण एक ही चीज़ है। ठीक है, ये दोनों अलग नहीं। कभी आप इसको केवल वाष्पोत्सर्जन याद रखिए, तब वाष्पीकरण हटा दीजिए, इसमें से वर्ड भूल जाइए। वाष्पोत्सर्जन का जो बताया कि वायवीय भाग से वाष्प के रूप में पानी का बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन है, इवोपोरेशन है। कोई दिक्कत है? ये एक लाइन क्लियर हुआ। पौधे के वायवीय भाग से वाष्प का पानी, मतलब पानी का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन है, इसको अंग्रेजी में इवेपोरेशन बोलते हैं। क्लियर है? अब दूसरा क्या है कि पौधे के किसी कटे फटे भाग से, किसी बिंदु से पानी का बाहर निकलना, स्रावित होना, बिंदु स्राव कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंदु स्राव। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे वेपोराइजेशन। बिंदु स्राव, बिंदु स्राव। हाँ, पादप के क्षतिग्रस्त भाग, कटे फटे भाग, क्षतिग्रस्त भाग, पत्तियों के छेद या छिद्र से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में निकलना या स्रावित होना, यह बिंदु स्राव कहलाता है। ठीक है ना? तो बिंदु स्राव क्लियर हो गया और वाष्पोत्सर्जन भी क्लियर हो गया। है प्रोसेस वही है, लेकिन मान लीजिए वेपोराइजेशन को बिंदु स्राव आप समझने के लिए कुल बता रहे हैं। वेपोराइजेशन वो भी एक वेपर के तौर पे ही निकलता है बाहर। ठीक है, वह भी एक वेपर के तौर पे निकलता है, लेकिन वो बूंदें छोटी छोटी होती है, वहाँ पर दिखता नहीं है। जो पहला वाला केस है वाष्पोत्सर्जन, उसमें पानी दिखेगा नहीं, वो निकल जाएगा। यहाँ पर दिखता है, स्रावित हो रहा है। जैसे नहीं, कहीं ना कहीं उस फॉर्म वेपोराइजेशन क्या है? वाष्पीकरण ही है कहीं ना कहीं। तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चार चीज़ें भी क्लियर हुई, इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला है गुरुत्वीय जल, वह नीचे है, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जाके स्टोर्ड है। इस जल का पौधे के वृद्धि में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, यह भूल के भी इसका योगदान मत दीजिएगा। ठीक है। दूसरा है जो अंदर में जल है, यहाँ पर केशिकीय जल, कैपिलरी वाटर, ये हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा है इसको यहाँ ले जाने की प्रक्रिया, क्या कहते हैं? रसारोहण, एसेंट ऑफ द सैप। और इसमें जो पानी आया उसके बाहर निकलने की प्रक्रिया, वाष्पोत्सर्जन। और इसी के कटफट, मतलब कटा हुआ भाग हो तना का, या पत्ती का कटा फटा भाग हो, वहाँ से पानी के बाहर निकलने का प्रक्रिया वेपोराइजेशन या बिंदु स्राव। क्लियर है? अच्छा होगा ये अपने आप को दिलासा देने से क्या फ़ायदा? सबका अच्छा होना चाहिए नहीं। अब आप बताइए जड़ के कितने प्रकार होते हैं? रूट का कितना फॉर्म है अंजलि? टैप रूट और एडवेंसियस रूट, यही है ना स्पेलिंग? टैप रूट और एडवेंसियस रूट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? आप लोग मत बोलिएगा, आप बताइए हिंदी में टैप रूट को क्या बोलेंगे? मूसला जड़। वेरी गुड। और एडवेंसियस को क्या बोलेंगे? अपस्थानिक। अब आशुतोष का बारी है, पढ़ लो जितना पढ़ना है। मूसला रूट का उदाहरण और वर्ग भेद ज़्यादा हो गया क्या? हाँ ठीक तो है, 4 है। और शोषण मूल में यह भी मूसला जड़ का ही रूप है। क्या? कौन? वो तो मोनोकोटिलेडन्स में पाया जाता है एडवेंसियस। मोनो मतलब क्या हुआ? एक बीज पत्री। बहुत बढ़िया जवाब दिया, चलो वेरी गुड। मूसला जड़ का पहला क्या है? शंकु।
चलिए, शंकु आकार का जड़। दूसरा है कुंभी, तीसरा तरकु और चौथा श्वसन। ठीक है, इसका गाजर, इसका सलगम और इसका मूली, और श्वसन का हो गया मैंग्रोव। का दिक्कत है, मेमोरी में है ना अभी तक? सबको रिव्यू हो गया? अगला सवाल आप दोनों से, तैयार है ना? जड़ का मेन काम क्या है? स्नेहा, जड़ का मुख्य काम क्या है? पौधों को अपने से बुद्धि लगा के बताओ, मतलब याद करके बड़ा होने का कारण, जैसे कि मान लो माँ के कारण ही बेटा बड़ा होता है, बात सही है, लेकिन क्यों बड़ा होता है? कि जन्म से माँ उसको दूध पिलाती है, उसका केयर करती है, उसको जो ज़रूरत है खनिज लवण उसका सप्लाई करती है। तो यही आपको बोलना है कि जड़ जो है पौधों को जल खनिज लवण की सप्लाई करते हैं। किसको? पत्ती और तने को, क्योंकि 3 भाग है ना मोटा मोटी, पत्ती, तना और जड़। तो जड़ निकाल कर इन लोगों को देता है कि बेटा जिंदा रहोगे तब ना फिर हमारे पास वापस भी कुछ आएगा, नहीं तो सूख के तो ख़त्म हो जाएगा। चलिए, ये जो 3-4 फॉर्म बताए इन्होंने, इन तीनों चारों का शंकु रूपी, कुंभी रूपी, तरकु रूपी, श्वसन रूपी, इनके इंग्लिश में नाम बता दीजिए, क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश वाले भी हैं। रेस्पिरेटरी, उसका भी एक अच्छा नाम है। कॉनिकल रूप तो क्लियर है, शंकु को कॉनिकल बोलते हैं। कुंभी रूप को नैपी फॉर्म बोलते हैं। कुंभी रूप को क्या बोलते हैं? नैपी फॉर्म। और फ्यूजी फॉर्म बोलते हैं तरकु वाले को, और निमेटोफोरस बोलते हैं श्वसन वाले को। निमेटोफोरस ऐसे पी से शुरू होता है। निमेटोफोरस या रेस्पिरेटरी रूट्स, जिसको इंग्लिश में भी मान ली कई बार जरूरत पड़ जाती है। अब आप बताइए रितिका कि ये जो चारों प्रकार बताया, इस चारों का एक एक गुण बता दीजिए। तो उदाहरण प्रकार हो गया, गुण क्या है? हाँ, जोर से बोलिएगा, पीछे भी सुनाई दे। कुंभी वाले में बीच में मोटा रहता है, मतलब कहीं भी मोटा हो सकता है। ये दोनों का मिला जुला रूप होता है। मूली क्या है? मूली का एक डेफिनेट गैदर की तरह शेप नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक शेप होता है। हाँ, तो मतलब तर्क लगाओ, तरकु बताने में तर्क लगाना पड़ेगा। कि सलगम का भी कुछ प्रॉपर्टी है, देखो कि मूली जो है ना, जड़ पर सबसे मोटा नहीं होता है, बीच में किसी भाग में सबसे मोटा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे पतला हो जाता है। तो यह गुण है शंकु का, धीरे धीरे पतला होना, और बीच में मोटा होना कुंभी का रूप है। तो तरकु में दोनों का आ जाता है। ठीक है, कई बार लोग शंकु में ही मूली उदाहरण में दे देता है और उसको मार देते हैं, यही गलती नहीं करना है। ठीक है ना? चलिए, ये जो जड़ होता है वह प्रकाश की ओर भागता है या प्रकाश से दूर भागता है? प्रकाश की ओर जड़ भागेगा। हाँ, जड़। चलिए, अब आप क्लास में थे, तना वाला पढ़ाए थे तो तना के प्रकार आप बताइए। पानी पी लीजिए, पानी पी। वेरी गुड। तना का 3 प्रकार है ना? कौन कौन? 4 कैसे हो? एरियल का 4 है। ये जो एडवेंसियस रूट होता है, इसमें किस तरह के पौधे होते हैं? एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री? एक बीजपत्री। इसमें जो मूलांकुर होते हैं, बीज के अंकुरण के बाद बचे रहते हैं या नष्ट हो जाते हैं? ये इसमें 2 बात याद रखना। अपस्थानिक में क्या होता है, या एक बीजपत्री में पाया जाता है। तना के कितने प्रकार बताए आशुतोष? कंद में ही हो तुम, यहाँ तना में हम लोग आ गए। भूमिगत को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अंडरग्राउंड। दूसरा क्या है?
अर्धवायवीय, अर्धवायवीय। और तीसरा क्या है? वायवीय। नाम से ही क्लियर है, यह भूमिगत है। यह क्या है? आधा भूमि में आधा ऊपर है, और यह पूरा हवा में है, लेकिन है तना। इसके भूमिगत के कितने प्रकार बताए थे? हैं कई, लेकिन प्रमुख कितने हैं? 4। क्या क्या? स्तंभ, शल्क, घनकंद और प्रकंद। इससे एक सवाल आपका 28 तारीख को आएगा, ध्यान रख लीजिए, ठीक है। स्तंभ कंद का उदाहरण बताइए। आलू। शल्क का? प्याज, प्याज, लहसुन, लहसुन और लिली, ठीक है ना। और ओल, अरबी, सुथनी है। प्रकंद, अदरक, हल्दी, केसर, ये सब प्रकंद हो गए। क्लियर है? अर्धवायवीय में क्या क्या होता है? उदार 3 प्रकार होता है, वो प्रकार पूछ रहे हैं आप लोग। सुना सुना लग रहा है? कोई स्नेहा से बात कर रहे हैं, मतलब सुना हुआ लग रहा है, एकदम सुनापन लग रहा है। याद है ना? 3 प्रकार हैं। सूरज बताइए। हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, इतना जमा हो जाएगा ना, एक एक दिन 2-2 दिन करके भी, कि आप यदि नहीं पूरा कंफर्म कीजिएगा तो फिर आगे तेजी से कैसे बढ़ेगा। 3 प्रकार कौन कौन से? वेरी गुड। 3 है, रनर, ऑफसेट और सकर। रनर को क्या बोलते हैं? ऊपरी भूस्तारी, यानी कि रनर कहाँ? ऊपरी जमीन के ऊपर दौड़ेगा रनर। और दूसरा क्या है? भूस्तारी, ऑफसेट, यानी कि ऑफसेट होता है कि जब निकलने वाले, जैसे कि हाँ। और अंत भूस्तारी, सकर, यानी बस ऐसे हो गया। एक निकलने वाला है, ये हो गया ऑफसेट है, ये इसके अंदर है, वो भूस्तारी हो गया। और एक जो है रनर है। 3 कैटेगरी हो गई, ऊपरी भूस्तारी, ठीक है। तो रनर का उदाहरण क्या है? रनर, ऑफसेट और सकर। ये हो गया भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, और ये हो गया भूस्तारी, और ये अंत भूस्तारी। तीनों भूस्तारी में ही ऊपर नीचे करके हो गया। तो यह हो, इसका जो है ना, रनर का उदाहरण है दूब, ब्राह्मी और घास वगैरह जो है छोटा, हाँ घास टाइप का, इससे समझ में आ जाएगा। इसका उदाहरण बताइए। जलकुंभी और घास जैसा कुछ है। एक और बताए थे कुछ इसमें, हाँ चलिए ठीक। अंतभूस्तारी, गुलाब, गुलाब और गुलदाउदी। ठीक है। ये आपको वायवीय का उदाहरण बताइए। कितने प्रकार होते हैं वायवीय में? 4 ना? 4 है। 4। जितना कंसंट्रेशन अभी पढ़ने में लग रहा है, इतना रोज आधा घंटा लगना चाहिए था रिवीजन में। दिस इज नॉट गुड साइन। नहीं, आधा घंटा देना चाहिए था इसमें। जैसे अंगूर किसका उदाहरण है? ठीक है। इसमें 4 प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं स्तंभ प्रदान, दूसरा क्या है? स्तंभ शूल, तीसरा है पर्णाभ स्तंभ, और चौथा है पत्र प्रकालिका। ठीक है। तो ये जो 4 प्रकार हैं, ये चारों का इंग्लिश क्या है?
है? हाँ, स्टेम टेंड्रिल, पहले का नाम है स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल। दूसरा क्या है? थॉर्न। तीसरा क्या है? क्या स्पेलिंग क्या है? फाइलो फाइलोक्लेट्स, क्लेट्स, डोड है। अच्छा, तीसरा, चौथा क्या है? क्लेडोड, CLDODES। ठीक है, इसी को कहते हैं हिंदी में, नहीं, इसको कहते हैं स्तंभ प्रतान। तो इतना बड़ा काम करके बनता अंगूर नहीं, और इसका उदाहरण है अंगूर। इसका नाम है कांटा, शूल मतलब कांटे, स्तंभ शूल, स्तंभ शूल। क्या हो गया? बेर। गुलाब भी है इसमें, गुलाब उधर भी था, गुलाब इधर भी है। और फाइलोक्लेट्स में क्या है? इसका नाम क्या है? पर्णाभ स्तंभ, पर्णाभ स्तंभ। उदाहरण नागफनी। अंजलि, आपको क्लियर हो रहा है? एक शॉर्ट रिवीजन हो गया, आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, ठीक है ना? इसलिए फोकस रखिए। और क्लेडोड्स, पत्र प्रकलिका, पत्र आकांक्षा, क्या नाम है? जोर से बोलिए, यहाँ तक आवाज़ नहीं आई। बोलिए, क्या नाम है इसका? क्लेडोड्स को क्या बोलते हैं? पत्र पालिका। जोर से बोलो, जोर से। पत्र प्रकालिका, ठीक है। और इसका उदाहरण स्तंभ शूल, चित्र टाइप का बन गया, क्या लिखा गया समझ में नहीं आ रहा है। रस्कस, रस्कस स्थावर। इसका दो उदाहरण था, सतावर और स्थावर है, और रस्कस, ठीक है ना? रस्कस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्पैरगस, एस्पैरगस। और तो कुछ नहीं था इसमें, और कुछ था? और कोई एलिमेंट तो था नहीं है? फूल का। अब इसमें आप लोग बताना नहीं है, हम पूछते जाएंगे, आप बताते जाइएगा, ठीक है? हम बताएंगे नहीं, हैं? जो क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। इसको क्या बोलते हैं? इसको नहीं नहीं, पूरे को इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं वर्तिका। यानी वर्तिका का जो अग्र भाग है वो क्या है? वर्तिकाग्र। और यह जो है वर्तिका है। इसके अंदर में ये फूल, ये ओढ़ौल का फूल में जो बीच में नहीं मोटा सा रहता है, वही पार्ट है ये, ठीक है ना? उसके अंदर में एक पतला सा ट्यूब जैसा रहता है। ये जो पार्ट है, ये जो डार्क है, ये जो पार्ट है ना, ये पॉलन ट्यूब है। इसको क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। इसका हिंदी क्या हुआ? पराग नली। क्या बोलेंगे? पराग नली या पराग नलिका। है कोई दिक्कत है? और इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं? क्या? पिस्टल नहीं, पिस्टिल, PISTIL, पिस्टिल, ठीक है? एक स्ट्रक्चर से क्लियर हो गया। यानी यह जो बीच में डंडी जैसा निकला रहता है ओड़हुल के फूल में, या कई फूलों में, हर फूल में अपने अपने तरीके से रहता है। तो वर्तिका, पूरे भाग को कहते हैं वर्तिका यानी स्टाइल। वर्तिका के ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं यानी स्टिग्मा, और बीच में जो भाग रहता है वो पॉलन ट्यूब होता है यानी पराग नली। ओवरऑल यह पूरा का पूरा जो है फीमेल वाला मैटर है। ऐसे पौधे में मेल और फीमेल का डिवीजन है ना, यह फीमेल पार्ट है, चूँकि यह कहाँ जाकर जुड़ा रहता है? ओवरी से। तो इसको पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल को हिंदी में क्या बोलेंगे तब? स्त्री केसर। तो यह कंसेप्ट कभी दिक्कत करेगा? अब इसमें आप लोग गलती तो नहीं हो रहा है?
पहला वाला थोड़ा पहले बताए थे, थोड़ा दूसरे तरीके से, तो वो गलती हो गई। इसीलिए हमको जब लगा कि आप लोग को ये याद नहीं रहेगा तब हम इस तरीके से बताएं। ठीक है, अब आइए इसके मेल पार्ट पर। यह पार्ट क्या है, इसको क्या बोलते हैं तुम? एंथर, तो बोलते हैं एंथर। हिंदी में क्या बोलेंगे? पराग कोश। ठीक है, और इसी के ऊपर में जो है ना, इसके ऊपर में पॉलन ग्रेन्स रहता है, वो क्या बोलेंगे? पराग कर्ण। पराग कर्ण या पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, अब यह जो भाग है इसको कहेंगे फिलामेंट, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? किताब खोल कर नहीं बोल रहे हैं आप लोग? देख के नहीं बोल रहे हो? इसमें देख के बोलने की स्थिति है क्या? अपने मन से याद है ना? इस पूरे स्ट्रक्चर को जो मेल पार्ट है तो क्या बोलते हैं? स्टेमन। इसको स्टेमन, हाँ, ये मेल पार्ट हम बात कर रहे हैं, या फीमेल पार्ट या मेल पार्ट, इसमें डल नहीं था। हाँ, बना देंगे स्टेमन। और इसको क्या बोलेंगे? पुंकेसर। कोई दिक्कत है? पुंकेसर में भी दिक्कत नहीं, स्त्री केसर में दिक्कत नहीं। पुंकेसर पुरुष संबंधी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर है, और स्त्री संबंधी चीज़ें यहाँ पर है। यहाँ 3 भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और परागनली, स्टिग्मा, स्टाइल और पॉलन ट्यूब। यहाँ पर एंथर, फिलामेंट और पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन तो उसी का पार्ट है ना। जब एंथर क्या है? एंथर का टॉप पे पॉलन ग्रेन होता है। बेसिकली कहीं पे देगा तो एंथर उसमें ये पॉलन ग्रेन देगा ही नहीं, आपको देगा कि पराग कोश और फिलामेंट मिलकर क्या बनते हैं? पुंकेश्वर। लेकिन पराग जो कोश है उसमें पराग नहीं रहेगा तो कोश किस बात का? बैंक विदाउट मनी इज नथिंग। तो पराग कोश है या पराग ही नहीं है तो कैसा कोश? समझने की चीज़ है। देखिए क्या है कि जब चीज़ों को भारी बनाइएगा नहीं समझ में आएगा, आसानी से कर दीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत है अभी तक? ये 6 वर्ड आप लोग को कंसेप्ट के साथ क्लियर है? ठीक है, अब आइए यहाँ पर नीचे में यह जो गोल भाग है, जो यदि ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ेंगे तो ये कैसा लग रहा है? ओवरी की तरह लग रहा है। तो यह क्या है? पादप में भी यह ओवरी ही है। क्या है? OVARY। और अंदर में क्या है? ओव्यूल्स है। यह क्या है? ओवरी को क्या बोलेंगे? अंडाशय। ठीक है, और ये जो है छोटा छोटा भाग, ये है ओव्यूल्स। OVULES, ओव्यूल्स। इसको कहें अंडकोश, अंडकोशिका, यानी एग सेल्स हैं, अंडकोशिका। ओवरऑल एग फॉर्मेशन यहाँ पर है, इस ट्यूब से वो ऊपर जा रहा है, यहाँ पर वो है, और यहाँ से यहाँ। अब आएगा तुम्हारा बारी, बोलो व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी परागण क्या है? परागण प्रक्रिया है। परागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पराग कण पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जाते हैं। समझा? पराग कण कहाँ से? पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जाते हैं। इस प्रक्रिया को परागण बोलते हैं। यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। उस दिन बोली या बोले कि एंथर क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, नहीं पता। ठीक है, और यह जन्म कहाँ ले रहा है? यहाँ पर ओवरी में। ठीक है, अब इसमें ये बताइए कि यह जो परागण की प्रक्रिया है कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की। एक को क्या कहते हैं? एक कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, क्रॉस भी वो अलग से बताएंगे। हाँ, उसमें भी अलग अलग है। तो यह समझ में आ गया। अब इसमें 2-3 और पार्ट होते हैं, वो देख लीजिए। जैसे कि यह जो नीचे है, यहाँ पे ये जो पत्ता ऐसा एक बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? ये पत्ता को, हाँ, बायदल, सेपल्स क्या बोलते हैं? स्पेलिंग क्या है? ACP,
सेपल्स। और इधर में देखिएगा कि जो होता है यहाँ पर भी ये सब जो बड़ा बड़ा है ना, ये सारा इसको कहते हैं पेटल्स। गुलाब की पंखुड़ियों क्या होते हैं? पेटल्स बोलते हैं। तो ये पेटल्स जो है यह है दल, और इसके बाद हरा हरा पत्ती एक और रहता है, वही हो गया सेपल्स। यानी पेटल्स अंदर में रहेगा, इसलिए इसको बोलेंगे केवल दल, और इस ये बाहर रहेगा तो क्या बोलेंगे? बाह्य दल। यह हरा रहता है ज़्यादा, और यह पौधे और फूल के कलर का रहता है। पेटल्स मतलब पंखुड़ी, और दल मतलब बाह्य दल मतलब पत्ता। क्लियर है? ठीक है। यह जिस चीज़ पे टिका रहता है इसको कहते हैं पुष्पाक्ष। क्या बोलते हैं? पुष्पीय अक्ष, वो अलग चीज़ है, हम इसको बोले। और इस जगह पर ये जो चीज़ है ना, यह है थैलेमस, और इसी में एक पार्ट होता है इसको बोलते हैं रिसेप्टेकल। ठीक है ना? यहाँ पे 3 पार्ट है। कैसे कैसे है? कौन ऊपर है? यहाँ पर आ जाएगा, ये जो जगह है ना, यहाँ पर हो जाएगा रिसेप्टेकल, और उसके बाद नीचे क्या रहेगा? थैलेमस, और उसके बाद एक्सिस रहता है ना, पुष्पीय अक्ष। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें मान के चलिए कि जैसे पौधा है, फूल है, उसके बाद पत्ती ऐसा रहता है, फिर उसके नीचे एक डंटी है, उसी का पार्ट है ये पुष्पवृंत, उसके बाद थैलेमस, फिर रिसेप्टेकल इस पर टिका रहता है बाहर से। अब यहाँ जो डंटी है, इस डंटी को हमने क्रॉस सेक्शन करके यहाँ पे एक तीर मारा है उस जगह पर। इसके अंदर का आकार कैसा रहता है? लगभग ऐसे करके रहता है, हर जगह से एक ऐसे ऐसे करके इसमें पिज़्ज़ा के कट की तरह दिखता है। पेड़ भी देखिएगा, कटिएगा तो ऐसा ही दिखता है। ठीक है। तो यह जो पार्ट है, देखिएगा कि यदि हम इधर से इसको हटा दें, मतलब एक ही को ले, तो यह एक्स की तरह, मान लीजिए इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें। अब देखिए ऐसे करके बन गया स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर हो गया। एक ये, अब बीच में ये खाली जगह है, दिखा? तो खाली है। अब हाँ, तब ये जो है, इसको यदि हम कलर कर देते हैं, मान लीजिए, तो यह एक एक्स की तरह बन रहा है। यह हो गया जाइलम। क्या है? ये जाइलम है। और यह जो पार्ट है, यह फ्लोएम है, और बीच में जो पार्ट है क्या है? कैम्बियम। क्या स्पेलिंग है जाइलम का? XYLEM, और फ्लोएम का फ्लोएम, और बीच में क्या है? CAMBIUM, कैम्बियम। यह 3 पार्ट है। तीनों क्लियर हो गया? अंदर में कौन है? बीच वाला पार्ट कौन सा है? नहीं, अंदर में जाइलम है, बीच में है कैम्बियम, और बाहर कौन सा है? फ्लोएम। ठीक है। और कोई पार्टी से बचा हुआ था? नहीं बचा था। सेकेंड है कोलेनकाइमा, और थर्ड है स्केलरेनकाइमा, LERENCHYMA, स्केलरेनकाइमा। ठीक है। SCLERENCHYMA, स्केलरेनकाइमा। न इसमें सब में शांत हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? पैरेकाइमा, कोलेकाइमा और स्केलरेकाइमा, सब में न शांत हो जाएगा। इंग्लिश में एन रहेगा, हिंदी में एन शांत हो जाता है। तो पैरेकाइमा टिश्यू, कोलेकाइमा टिश्यू और स्केलरेकाइमा टिश्यू। ठीक है। 3 टिश्यू हो गए, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्केलरेनकाइमा। कहीं कोई दिक्कत नहीं? टाइप्स है, दीज आर टाइप्स। ठीक है। ये केवल इसलिए हमको जाना है जाइलम फ्लोएम तक, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि यदि डायरेक्ट वहाँ चल जाएंगे तो फिर लगेगा कि गैप कहाँ से आ गया। अभी क्लियर है? टिश्यूज़ 2 प्रकार के बैठे, टिश्यूज़ 2 प्रकार के हैं, सिंपल एंड कंपाउंड, सरल और जटिल। सरल के 3 प्रकार हैं, पैरेकाइमा, कोलेकाइमा और स्केलरेकाइमा। क्लियर है? जो जटिल है
जटिल के दो प्रकार, जटिल उत्तक के दो प्रकार हैं। एक का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। अब क्लियर हो गया कहाँ क्यों हम वहाँ तक जा रहे थे। पादप उत्तक, उत्तक के 3 प्रकार सरल और 2 प्रकार जटिल, यानी टोटल 5 प्रकार। सरल में है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे पैरेकाइमा। क्या बोलेंगे? पैरेकाइमा। इसको बोलेंगे कोलेकाइमा, कोलेकाइमा। और इसको बोलेंगे स्केलरे, स्केलेरे, नहीं काइमा। यह तो है ही जाइलम और फ्लोएम। है क्लियर हो गया? जाइलम फ्लोएम तक मैटर पहुंच गया। अब आइए, अब लिखिए जाइलम। जाइलम का मुख्य कार्य, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? आप लोगों को पता भी होगा। मुख्य कार्य जड़ से पानी एवं खनिज लवण, को तने एवं पत्तियों तक पहुंचाना है। पानी और खनिज लवण को तने और पत्ती तक, जड़ से लेगा और कहाँ पहुंचा देगा? तने और पत्ती तक। यानी यह संवहनी उत्तक की तरह कार्य करता है, जो हम बताए थे। इसका मेन गुण है, जब आपको प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे थे, क्लासिफिकेशन में एक था ना आधार संवहनी उत्तक वाला, संवहनी उत्तक के साथ या बिना संवहनी उत्तक के, विथ वैस्कुलर टिश्यू और विदाउट वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो इन चीज़ों को कोरिलेट करके रखिएगा, वहाँ तक बचा के ले जाना है इसको जहाँ तक आपका परीक्षा होना है। और यदि समझ में आ गया तो फिर बचाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आपका अपना हो गया। तो ज़्यादा बेहतर क्या है? हार्ड डिस्क लेके चलना ज़्यादा आसान है कि इस इंटरनल डिस्क में डाल देना। लेकिन इसका जो रैम बहुत ज़्यादा है, इसका रैम तो अनलिमिटेड है, लेकिन इसमें अलमारी जो है ना बढ़िया से नहीं बना हुआ है, वही अलमारी बनाइए अलग अलग। ठीक है। फ्लोएम का मुख्य कार्य देखिए, फ्लोएम का मुख्य कार्य भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाना है। भोजन को पत्तियों से, चूँकि पत्तियों तक जाकर भोजन बन रहा है, वहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है, तो वहाँ से जो बाकी पौधों भाग को जाना चाहिए, तो पत्तियों से पौधों के बाकी भाग तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम। पहली बार वर्ल्ड में यदि चलनी बना होगा, चलनी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जो चलते हैं, जो चलनी, सीव मतलब चलनी। तो इसमें जो फ्लोएम है ना, ये चलनी नुमा आकार का होता है, यानी चाल के जो नहीं होता है कि फिल्टर कर करके नीचे जाता है। लिखिए जाइलम, जहाँ लिखे हैं जगह है थोड़ा बहुत, लिखिए जाइलम पौधों के, अब आगे भी लिख सकते हैं पॉइंट में, अगला पॉइंट में दोनों का लिख दीजिए तुलनात्मक तौर पर। जाइलम पौधों के अंगों को यांत्रिक सहारा देता है, यानी मैकेनिकल सपोर्ट देता है। हाँ, पौधों के अंगों को यांत्रिक सहारा देता है। इसमें 4 तत्व होते हैं। जाइलम का यदि भाग करके पूछ दे कि कौन कौन जाइलम का भाग है, तो इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स। एक का नाम है ट्रैकिया। जाइलम जो है, इसमें 4 भाग होते हैं। ठीक है, हैं? हाँ, वेरी गुड। लिखिए वाहनिकाय नहीं, वाहनिकी बोलते हैं उसको, वाहनिकी। ठीक है, तो एक का नाम है ट्रैकिया, पहला का नाम है ट्रैकिया या फिर ट्रैकिया या वाहनिकी। क्या लिखेंगे? वाहनिकी। दूसरे का नाम है, लिखिए वाहिका। तीसरे का नाम है जाइलम तंतु, इंग्लिश में वही पैरेन्काइमा ही उसको बोलते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, सेकेंड पार्ट। ट्रैकिया, जाइलम पैरेन्काइमा। थर्ड का नाम है जाइलम फाइबर्स, तंतु, जाइलम तंतु। और चौथे का नाम है वेसल्स। वेसल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे?
वेसल्स वाहिका टाइप का ही कुछ चीज़ हुआ, उसी तरीके का। वेसल्स लिख लीजिए, हाँ, चारों का इंग्लिश में लिख लीजिए नाम। एक का नाम है ट्रैकिया, ये भी इंग्लिश में ही है, ट्रैकिया, जिसको वाहनिकी बोलेंगे। दूसरा हो गया जाइलम पैरेकाइमा, तीसरा है जाइलम फाइबर, और चौथा है वेसल्स। वेसल्स बर्तन टाइप का होता है वेसल्स। वेसल मतलब बर्तन, वेसल मतलब बर्तन नुमा, मतलब कुछ रखने के लिए जो होता है ना, उसका पात्र नुमा अगर कोई स्ट्रक्चर, तो वेसल से लिख पात्र नुमा लिख दीजिए। बेसिकली इसमें जो आपको ध्यान रखना है, जो सवाल पूछेगा, एक लाइन में सवाल पूछेगा इससे कि एंजियोस्पर्म में वाहिकाएं होती हैं या नहीं होती हैं। एंजियोस्पर्म जो है उसका मुख्य लक्षण है वाहिका का होना। एंजियोस्पर्म का मेन फीचर क्या है? वाहिका का होना, ठीक है। इसके आगे इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की बात नहीं है। एक चीज़ और लिख लीजिए जाइलम के बारे में कि जाइलम पैरेकाइमा की कोशिका जीवित होती है और वह सेलुलोज की बनी होती है। जाइलम पैरेकाइमा की कोशिका जीवित होती है और सेलुलोज की बनी होती है। Cells of Xylem parenchyma are living cells and are made up of cellulose, और सेलुलोज की बनी होती है। मान लीजिए पूछ दिया कि भाई जाइलम के 4 भाग बताइए, तो क्या क्या हो जाएगा? ट्रैकिया, पैरेंकाइमा, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स। तो फाइबर, वेसल, पैरेंकाइमा, बाकी तो सब जाइलम लगा ही हुआ है, और ट्रैकिया। 4 एलिमेंट हो गया किसका? फ्लोएम का, हाँ, जाइलम का। और जाइलम में जो मेन गुण क्या है कि इसमें एंजियोस्पर्म का ये पार्ट है और इसमें वाहिकाएं यानी वेसल्स, वैक्यूल्स होते हैं। बाकी ये जीवित कोशिका का रूप है वो तो है ही, और किसका बना होता है उसका भाग? सेलुलोज उसमें रहता है। तो सेलुलोज तो भाई रफेज। चलिए, फ्लोएम जो है उसका कार्य तो आप जाने गए। एक चीज़ और लिखिए, फ्लोएम में भी 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। उसमें भी 4 एलिमेंट होते हैं, एक फ्लोएम पैरेकाइमा, एक फ्लोएम फाइबर, ठीक है। ये दोनों तो कॉमन ही हो गया। 4 एलिमेंट फ्लोएम में भी होता है। पहला का नाम लिखिए ट्यूब एलिमेंट, हाँ, सीव ट्यूब। सीव बोलो ना, चलनी जैसा, SIEVE, पहला है SIEVE, सीव ट्यूब। सीव ट्यूब यानी चलनी नुमा रचना, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चालनी नालिकाएं। लिखिए चलनी नालिकाएं, चलनी या चालनी। फिर दूसरा है सहचर कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स। और बाकी दोनों ठीक ही है। फ्लोएम पैरेकाइमा तो पहले बता दिए थे, फ्लोएम पैरेकाइमा तीसरा, और चौथा क्या है? फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर्स। अब बता दीजिए बाकी तीनों का नाम। सीव ट्यूब हो गया, दूसरा क्या होता है? सहचर कोशिका, सहचर कोशिका। और तीसरा क्या है? फ्लोएम पैरेकाइमा, पैरेकाइमा। और चौथा क्या है? फ्लोएम तंतु, फ्लोएम फाइबर्स। सीव यानी चलनी नुमा आकार की आकृति, सहचर कंपेनियन, फ्लोएम पैरेकाइमा और फ्लोएम फाइबर है। ये 4 चीज़ होता है, ठीक है। अब इसमें भी आगे कुछ भेद आता है कि इसमें कुछ में ये होता है, अगले में ये नहीं होता, इस तरह का कुछ बात आता है, ठीक है ना। चलिए, स्त्री केसर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है जी? स्त्री केसर को इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टिल। वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? स्टाइल, स्टिग्मा और पोलन ट्यूब। और स्टेमन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? वेरी गुड, ठीक है। अभी जो प्लांट किंगडम है, बेसिकली किंगडम तो यही है, प्लांटी, है ना। इसके जितेंद्र, आप उस दिन क्लास में थे, आप बताइए इसके जो सब किंगडम है वो कौन कौन से हैं? वेरी गुड, सब किंगडम क्या है? क्रिप्टोगेमस और फनेरोगेमस, ठीक है। उस वाले वर्गीकरण पे हम लोग आएंगे बाद में, पहले जनरल वर्गीकरण देख लेते हैं। प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांटा गया प्रमुखतः,
किन दो आधार पे पता गया? अरे एक वर्ड खा जाओगे तो पूरा अर्थ है अनर्थ हो जाएगा। डू नॉट हैव बॉडी और हैव बॉडी लिख रहा है। डिफरेंट नहीं, डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट इज समथिंग अलग। वो सीधे बोल रहा है बॉडी नहीं हो, तो बॉडी नहीं है तो है क्या? एक जिसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं होता है, मतलब अलग अलग पहचान करने योग्य बॉडी पार्ट होते हैं या नहीं होते हैं। इस आधार पर दो वर्ग में बांटा गया, ठीक है। क्या हो गया? एक वर्ग जिसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं होते हैं। जिसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? थैलोफाइट्स। क्या होता है स्पेलिंग? थैलोफाइट्स। अब इसका लक्षण क्या है थैलोफाइट्स का? पूर्ण विकसित बॉडी पार्ट इसमें नहीं होगा। और दूसरा जो होता है इसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट होता है, इसमें क्या होता है? नहीं होता है, और यहाँ पर होता है। तो होता है क्या? डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट। डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट यहाँ पर नहीं होता है, डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट। इसका उदाहरण क्या है? इसका हाँ हाँ, तो यही नहीं, क्रम से बढ़िए तो फिर भ्रम आ जाएगा। डिफरेंशिएटेड जो नहीं होता है उसका फिर दो भाग होता है। डिफरेंशिएटेड जिसमें होता है उसका दो भाग होता है, नहीं होता है उसको थैलोफाइट हो गया, क्लियर है। अब इसका फिर जो जिसमें ये लक्षण है, ऐसे लक्षण से युक्त दो वर्ग हैं। एक है विथ वैस्कुलर टिश्यूज, चलिए इसको विदाउट कर देते हैं या बिना लिख देते हैं, बिना बिना वैस्कुलर टिश्यू के, और के साथ, हाँ के साथ, यानी वैस्कुलर टिश्यू के साथ। वाहनी उत्तक जिसमें होता है संवहनी उत्तक, असंवहनी उत्तक जिसमें नहीं, हाँ जिसमें नहीं होता है, जिसमें होता है। जिसमें नहीं होता उसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं ब्रायोफाइट। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग क्या है? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, ठीक है। और ये जो है इसमें फिर दो वर्ग हो जाता है। तुम क्यों बार बार दम इसी पे जाना चाह रही हो? इससे हमेशा दिक्कत होगा। हम इतना क्लैरिटी से कैसे बताते हैं कि जिसमें जो दाहिना साइड होगा वो ज़्यादा विकसित होगा और उसका दो भाग हो जाएगा। तो पहले हमने क्या किया कि जिसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं है वो थैलोफाइट, लेस विकसित। जिसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट है उसमें वैस्कुलर टिश्यू है कि नहीं है? तो डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट तो है लेकिन वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो यह लेस विकसित है, यह हो गया ब्रायोफाइट्स। अब जो डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट तो है लेकिन वह विकसित ज़्यादा है जिसमें कि वैस्कुलर टिश्यू है, ये क्या हो जाएगा? इसका फर्दर दो भाग हो जाएगा। एक में बीज, आइए इसमें बीज, पहले में नहीं, हाँ इसमें नहीं कर दो आसान रहेगा, हाँ। और ये प्रोड्यूस बीज, तो बीज उत्पादन, यहाँ पर लिख दिया उत्पादन। इसमें उत्पादन नहीं होता है तो इसको क्या कहेंगे? ये टेरिफाइंग है ना, बिना बीज के हो गया वृक्ष, तो टेरिफाइंग है, तो क्या हो जाए? टेरिडोफाइट। PTERIDO PHYTES, टेरिडोफाइट्स। अब और जिसमें बीज उत्पादन होता है इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट, ठीक है, क्लियर हो गया। यानी जिसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं है वो है थैलोफाइट, जिसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं है वो है ब्रायोफाइट, जिसमें बीज उत्पादन की क्षमता नहीं है वो है टेरिडोफाइट। सब नहीं वाला है। जिसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं है, जिसका जड़ और पत्ती तना पता नहीं चल रहा है, यह हो गया थैलोफाइट। जिसका मतलब संवहनी उत्तक का पता नहीं चल रहा है वह है ब्रायोफाइट, और जिसके बीज उत्पादन की क्षमता पता नहीं चल रही है वह है टेरिडोफाइट।
पहला वर्गीकरण इस आधार पर है, दूसरा वर्गीकरण वैस्कुलर टिश्यू के आधार पर, और तीसरा है बीज उत्पादन के आधार पर। कोई दिक्कत? ऐसे हमारा क्या हो रहा है, हर में जो दाहिना पार्ट है, दाहिना है या बायां है? हाँ ठीक है, जो दाहिने भाग में जो लिखा है वो ज़्यादा मजबूत है और वह आगे विकसित हो जा रहा है, जो इधर है वो अल्प विकसित है। आगे कैसे वर्ग बढ़ेगा? अब ये जो पार्ट है इसका फिर 2 हो जा रहा है, किस आधार पर? हाँ ये बोलो, नेकेड सीड नहीं, दूसरा क्या बोले वर्ड? बियर नेकेड सीड। और उसको क्या बोलते हैं? बियर नहीं, बियर सीड इनसाइड फ्रूट। इसको क्या बोलते हैं? बियर नेकेड सीड। और यहाँ क्या है? सीड इनसाइड फ्रूट्स। तो ये जो नेकेड सीड करेगा इसको क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं? जिम्नो। और ये जो इनसाइड है यह है एंजियो। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या नहीं होता है? ब्रायोफाइटा में क्या नहीं होता है? टेरिडोफाइटा में क्या नहीं होता है? और ये जो है जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? हमने पूछा क्या नहीं होता है? इसको ओढ़ने का कपड़ा नहीं होता है, नेकेड सीड है। और यहाँ क्या है? ढका हुआ सीड है। यानी सब में कुछ ना कुछ निगेटिव एलिमेंट है और पॉजिटिव वाला सब उधर है, वो जाके फिर 2 भाग में हो जा रहा है। ठीक है, अब ये जो है एंजियोस्पर्म है, यह फिर आगे जाके 2 भाग में बढ़ता है। जो अभी आप लोग को पढ़ाते इसमें जड़ बीज जो पढ़ा बताया कि डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स। तो डाई इसमें क्या है कि डाई जो है, या मोनो ही पल रख लीजिए, क्या कोई ऐसा कुछ नहीं है। मोनो पहले हो सकता है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मोनो उसके विकास क्रम में पहले है और डाई बाद में है। तो मोनोकोटिलेडन्स यानी जिसमें एक बीज हो उसको क्या कहेंगे? एक बीज पत्री मोनोकोट, यानी मोनोकोटिलेडन्स। और यह है डाइकोटिलेडन्स। तो यह हो गया एक बीज पत्री और यह हो गया द्विबीज पत्री। बस यहाँ तक पहुँच गए। तो मोनोकोटिलेडन्स में भी दिक्कत नहीं। मोनो किसको कहते हैं? जिसमें एक बीज, जैसे कि बहुत सारा पौधा देखिएगा उसका एक तो ऐसे पत्ता निकलेगा, वो मोनोकोटिलेडन्स है। लेकिन अधिकांश जो विकसित पौधे होते हैं क्या होते हैं? द्विबीज पत्री होते हैं। उनका 2 निकलेगा, जब भी निकलेगा 2 के शक्ल में निकलेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद ट्रिप्लॉइड्स भी होते हैं जिनका 3 पत्ता निकलता है। जैसे बेल का पत्र, उसका जब निकलेगा 3 पत्ता निकलता है। तो उस तरह का ये है। ये जो चीज़ें आपको टफ लगती थी, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, स्पर्मेटोफाइट, जिम्नोस्पर्म, कहीं कोई दिक्कत है? अभी थोड़ा सा और समझ लीजिए इसको। अब जो आपने बताया प्लांट किंगडम के बाद जो सब किंगडम है 2, क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस। क्या क्या नाम बताया? यह है किंगडम और यह क्या है? सब किंगडम। एक का नाम है क्रिप्टोगेमस और दूसरा का नाम है फेनेरोगेमस। शॉर्ट में जल्दीबाजी के लिए लिख रहे हैं, आप लोग डिटेल देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस का फर्दर क्या डिवीजन होता है? इसका 3 भाग हो जाता है, टी, बी और पी। पीटी लिख देते हैं। थैलोफाइट पहला, दूसरा नाम है ब्रायोफाइट और तीसरा है टेरिडोफाइट। आपको समझ में आ रहा है? क्रिप्टोगेमस का ही हो गया थैलो, ब्रायो और टेरिडो। तो दिक्कत यह जो है किंगडम है, प्लांट किंगडम है, प्लांटी, PLANTAE, प्लांटी। उसका सब किंगडम है क्रिप्टोगेमस और
और उसका डिवीजन है टेरिडोब्रायोस है, ये किंगडम नहीं है। कई बार पूछेगा क्या है टेरिडो, ये सब किंगडम भी नहीं है, यह डिवीजन है। सब किंगडम बस क्रिप्टोगेमस और फेनोगेमस तक है, यह डिवीजन। क्या डिवीजन है? थैलोफाइट। हाँ, अब इसमें ध्यान से देखना है कि जिसमें जड़ नहीं हो वह है थैलोफाइट। जिसमें जड़ नहीं हो थैलोफाइट, जिसमें थोड़ा बहुत जड़ विकसित हो, पत्ती उत्ती थोड़ा बहुत हो तो उसको क्या कहते हैं? थोड़ा बहुत जड़ पत्ती हो तो क्या है? ब्रायोफाइट्स। और जिसमें यह जड़ तना पत्ती हो इसको क्या कहते हैं? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, यानी यह विकास के क्रम में है। और फेनोगेमस का क्या प्रकार है? स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट हो गया। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटोफाइट है इसी का दो डिवीजन वहाँ जाके हुआ था ना, जिम्नो और एंजियो। तो जिम्नो का उदाहरण क्या दिए थे हम? बता थे कुछ उदाहरण? जिम्नोस्पर्म का उदाहरण साइकस, CYCUS, साइकस। और एंजियोस्पर्म का क्या उदाहरण दिए थे? पीज एंड पैडी, मटर और धान टाइप का। ठीक है ना, यानी पी, यह उसका उदाहरण। थैलोफाइट का उदाहरण दिए थे कुछ? एल्गी, फंगस और लाइकेंस, यानी ऐसा लड़का जो अलगे होके लफुआ हो गया, लफंगा। ठीक है ना, तो ये हो गया ए, मतलब थैलोफाइट ऐसे ही इसमें जड़ नहीं है। और जब माए बाप में जड़ नहीं है तो बच्चा तो एल्गी, फंगस और लाइकेन ना होगा, उस तरह का हिसाब किताब इसका हो गया। ठीक है, अब ये जो इसी में एल्गी का एक उदाहरण दिए थे आप लोग को, स्पाइरोगायरा। ठीक है ना, कई बार पूछ देता है। अब इसमें अलग अलग देगा, इसी को भी एक बार फाइट्स के तौर पे पूछ देगा कि क्लोरोफाइट्स जिसको कहते हैं। तो एल्गी हरा रंग का होता है इसलिए क्लोरोफाइट्स कहते हैं। लेकिन इसी में यदि किसी और रंग का एल्गी पूछ दे तो उसके रंग से मैच करते हुआ जो नाम होगा वो डाल दीजिएगा। इसमें ब्राउन एल्गी भी होता है, ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी भी होता है। तो अलग अलग एल्गी के लिए अलग अलग फाइट्स नाम का वर्ड आता है, और क्लोरोफाइट हरा के लिए आता है। तीसरा इसमें और क्या बात बताए थे? एल्गी हो गया। नागफनी किसका उदाहरण है? इसका नागफनी हो गया। ठीक है, और तो गिंकोज क्या था ना, यहाँ आप लोग हम दो, हाँ वही ना। हाँ, इतना जब भाग कर लिए तो एक भाग और कर लिए। ये जो जिम्नोस्पर्म है इसमें पत्ती के आधार पर इसको बांटा जाता है। किसके आधार पर? हाँ, मतलब फूल होना और फूल नहीं होना। तो एनजीओ में फूल है, सुनिए बात सुन लो। जैसे जिम्नोस्पर्म का एक लक्षण क्या है? इसमें फूल नहीं। एंजियोस्पर्म में फूल है। जैसे मटर याद करिए, आपको एंजियोस्पर्म में मटर होता है ना, तो मटर में फूल होता है। तो फूल नहीं है, लेकिन इसमें क्या है? पत्ती होती है। अब पत्ती का दो प्रकार है, एक सुई के जैसा पत्ती, और एक हो गया चौड़ी पत्ती। तो चौड़ी पत्ती जो है उसका उदाहरण है गिंकोज, और इसका है साइकस। ये चीज़ जो है ना, ये नागफनी, कॉनिफर्स बोलते हैं ना इसको, कुछ इस तरह का होगा। साइकस चले, साइकस रहेगा यहाँ पर, ये अलग चीज़ है। ठीक है ना, कॉनिफर्स हो गया नागफनी, और यहाँ पे हो गया चौड़ी पत्ती वाला। ऐसे ऐसा पत्ती रहता है इसका, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा लौकी की तरह पत्ती, कद्दू। ये आ गया गिंकोज, GINKOS। ठीक है, यानी जितने भी टिपिकल वर्ड्स है वो एक बार टच हो गए, उनका क्लासिफिकेशन भी क्लियर हो गया, और उनका गुण भी कुछ ना कुछ आप लोग को पता चल गया। अब हम पूछ देते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। जैसे जिसमें डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं है उस फाइलम को क्या बोलते हैं? जिसका जड़ जो है लेकिन उसमें बीज उत्पादन की क्षमता नहीं है, टेरिडोफाइट्स। जो बिना संवहनीय उत्तक यानी वैस्कुलर टिश्यू के है, ठीक है। जो संवहनी उत्तक के साथ तो है लेकिन बीज का उत्पादन नहीं कर पाता है, जो
जो संवहनी ऊतक के साथ है और बीज का उत्पादन कर पाता है। हाँ, जो बीज का उत्पादन तो कर पाता है लेकिन उसका सीड नेकेड रहता है। जो बीज का उत्पादन तो कर पाता है लेकिन उसका बीज जो है फल के भीतर रहता है। जो बीज तो फल के भीतर रहता है लेकिन उसको फूल नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म वो तो है ही, फूल नहीं होता है लेकिन पत्तियां होती हैं, पत्तियां चौड़ी होती हैं। उदाहरण गिंकोज, और पत्तियां सुई जैसी होती हैं। प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में मोटे तौर पर बांटा गया है। वह कौन सा है? यह क्रिप्टोगेमस का मूल लक्षण क्या होता है? बिना बीज, विदाउट सीड। क्रिप्टोगेमस वहाँ लिखे नहीं थे, यह है बिना बीज के, बिना बीज। इसमें बीज हो, ठीक है ना, फेनेरोगेमस। ठीक है, अब बताइए कि जो थैलोफाइट्स है, नहीं, इसका लक्षण क्या है? जो ब्रायोफाइट्स है, आप बताइए। हाँ ठीक है, बोलो। इसमें जड़ पत्ती थोड़ा बहुत होता है। आप बताइए टेरिडोफाइट का। वेरी गुड। इसका 3 लक्षण है, इसमें से एक उदाहरण बताइए। एल्गी का एक उदाहरण बताइए। फूल नहीं है, या किसका उदाहरण है? वेरी गुड। फूल नहीं, देखिए अब यहाँ पे एक पूछे थे जिसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं, वो क्या है? जिसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं, जिसमें बीज उत्पादन की क्षमता नहीं, जिसमें सीड को ढकने की क्षमता नहीं, और जिसमें फूल नहीं। अब इसका उल्टा कर दीजिए, जिसमें बीज को ढकने की क्षमता है, जिसमें बीज उत्पादन की क्षमता है, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू है, 2 हो जाएगा। टेरिडोफाइट। जिसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट है, सवाल ऐसे देखिए, जिसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट है, ये सब हो जाएगा ना उसमें, इसलिए ये याद रखना पड़ेगा। पता नहीं आया कि जिसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट है ये सारा हो जाएगा, जिसमें नहीं है उसमें ये सारा हो जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। यह रिवीजन क्लास था, लेकिन कुछ बातें मैंने नई भी बता दी हैं, तो वो आप एक दूसरे से उनको बता दीजिएगा। थोड़ा लेट आए थे तो कुछ बातें उनको बता दीजिएगा।